गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी होगी, जिसमें हमने आप लोगों के लिए क्या सर्विस सेवाएं दे रहे हैं। लगातार हम लोगों का प्रयास है लो प्राइस पर अधिकतम सेवाओं को प्रोवाइड कराने का, जिसमें हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के सेगमेंट को कवर करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स सेगमेंट को कवर किया जाता है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर किया जाता है, पीटी को ध्यान में रखकर, प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर पीटी इनसाइट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आप सभी चीज़ों को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं जाकर ऐप को डाउनलोड करके, या वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं www.yuktiis.in पर आप जाकर वहाँ विजिट करके देख सकते हैं, सभी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विवाद को किस स्तर तक ले जाया जा सकता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको लक्षद्वीप है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है वाद, प्रतिवाद और संवाद, है ना। आप लोगों को याद है संवाद का कॉन्सेप्ट। तो वाद लक्षद्वीप के द्वारा किया गया, प्रतिवाद में एंटी वर्क जो किए जा रहे हैं लक्षद्वीप के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा। देखिए, वेंटी इसको इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो हो रही है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें लक्षद्वीप पर मिनिकॉय पर द्वीप बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। एक तीर से कई निशाने, जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से निशाने साधे जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पर जब हम वाद, प्रतिवाद और संवाद की चर्चा करते हैं तो संवाद के स्तर पर यह जब तक नहीं आएगा, तो यह मामला जब तक नहीं सुलझेगा, जब तक मालदीव अपने घटनाओं को लेकर आपको प्रो इंडिया अप्रोच नहीं अपनाएगा, तब तक यह समाधान नहीं निकलने वाला है। भारत इसी प्रकार की क्रियाएं करते रहेगा और यह इसके राष्ट्रीय मुद्दे जुड़े हुए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत का यह जो कार्य किया जा रहा है। देखिए, घटना हुई, लक्षद्वीप से प्रारंभ हुआ और लक्षद्वीप के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें अब घूमने लगी है। देखिए, अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे अरब सागर पर कुछ डकैती हुई थी कुछ माह पहले ही। तो लक्षद्वीप हमेशा चर्चा में था कि यहाँ पर हम समुद्री जो स्पोर्ट है उसको हम डेवलप करेंगे और नेवल को यहाँ नेवल और उसके संबंधित जो भी कारपेट है उसको हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, इससे हम अरब सागर पर कंट्रोल करेंगे। तो इसी बीच मालदीव ने यह घटना कर दिया, जिसके आधार पर हम लक्षद्वीप को और भी बेहतर प्रबंधन दे रहे हैं। उसे हम एयरपोर्ट्स देंगे और भी चीज़ें देने वाले, हवाई पट्टियाँ देने, जिसका दो उद्देश्य हम रहेंगे। एक तो नागरिक उपयोग हम करेंगे और दूसरा उसका सैन्य उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे संयुक्त हम प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो हाल की घटना हुई है वहाँ पर मिनिकॉय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है सरकार, और नागरिक वाणिज्यिक विमानों के साथ जेट, लड़ाकू जेट सहित सैन्य संचालित भी सक्षम होंगे। ऐसे पट्टी बनाई जाएगी जिस पर नागरिक उड्डयन अर्थात हवाई जहाज तो उतर ही सकेगी, पर भारतीय सेना की, वायुसेना की आपको लड़ाकू जेट, साथ साथ सैन्य विमानों को संचालित करने वाले जो टारपेडो होते हैं वो भी यहाँ पर उतर पाएगी। जैसे हरकुलिस विमान जैसे होंगे वो सारे यहाँ पर उतर सकते हैं। तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, हम इससे दो चीज़ें कवर कर सकते हैं। एक तो लक्षद्वीप में हम और भी मजबूत प्रशासन दे सकते हैं, दूसरा इस द्वीप से हम अरब सागर पर अपने निगरानी को बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो जहाज जा रहा है उस पर समुद्री जो डकैती होती है
आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुछ देशों के द्वारा, और साथ ही साथ इस क्षेत्रों में कुछ डिस्प्यूट के पार्ट होते हैं, उस पर भी हम निगरानी रख सकते हैं। यह यहाँ से हम 2 तीर का निशाना लगा सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मालदीव, मालदीव को हम कैसे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो मालदीव आपको यहाँ देख रहे होंगे नीचे में है, यहाँ पर चीनी चीनी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, लगातार चीनी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। आज के एक्टोरियल में मैं इस पर चर्चा करूंगा, जहां पर चीनी हस्तक्षेप इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। अभी सरकार चीनी प्रो है, तो यहाँ पर हमारी चिंताएं राष्ट्रीय मुद्दे के संदर्भ में भी देखने को आ रही है। तो इस सारे मामले को भारत सरकार इसी संदर्भ में देख रही है, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के संदर्भ में सारी चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी पीटी फैक्ट आपको स्क्रीनशॉट जब दिया जाएगा आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। 2 देखिए चीजें हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, देख रहे हैं 2 टॉपिक, एक देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, एक देश के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है। और हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि इससे शासन प्रशासन के एजेंसियां जुड़ी हुई मामलों की जांच करती है। तो यह आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2, 1 सेकेंड, GS2 केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार उन्मूलन के जो तंत्र है उस पर हमेशा क्वेश्चन प्रश्न आपको उभार कर लाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं, नौकरी के बदले जमीन घोटाले, राबड़ी और मीसा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। उसके बाद हम वीवो इंडिया का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या वहां पर इशू हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये नौकरी के बदले जो जमीन घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव की मुश्किलें बढ़ गई। जैसे सीबीआई और ईडी ने आरोप शिकंजा कसा है। तो मामला था, आपको याद होगा, इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, 2004 से लेकर 2009 के दौरान रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में हुए रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में यह जो मामला आया था, जिसके रेल जमीन के बदले नौकरी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, इसमें 18 मई 2022 को मुकदमा आपको सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई है। और जुलाई 2022 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उसके ओसीडी अर्थात जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था, और 10 अक्टूबर 2022 को जांच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल करती थी। इसी मामले में देखिएगा अब उनके परिवार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और देखिए कितना बड़ा दाखिल आपको आरोप पत्र दाखिल किया गया, लगभग 4751 पन्नों का है यह है, जिस पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है, और यह 16 जनवरी को संज्ञान लिया गया। तो कुल मिलाकर समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए, जब भी भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात होती है तो ईडी, सीबीआई, लोकपाल जैसे संस्थाओं की चर्चा हमेशा होती है। और इस पर मैं पहले भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोगों को की नोट्स अवेलेबल करा चुका हूं, किस पर, आपको जाकर ऐप पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है 599 में केवल आप 1 साल का दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑफर 15 अगस्त तक अवेलेबल होगा, उसके बाद यह ऑफर फिर पुनः 999 पर आ जाएगा। तो जल्द से जल्द सभी लोग कीजिए, आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, जो 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वीवो इंडिया के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो क्या मामला है पहले देख लें, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों को कवर बताऊंगा इसमें। देखिए 7 वर्षों वीवो इंडिया 7 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ के अधिक मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसमें ईडी द्वारा जो ईडी हमारी संस्था है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर चार्जशीट में वीवो इंडिया पर अवैध तरीके से क्या किया, कमाई के विदेशी स्थित मुखोटा कंपनी, अर्थात मुखोटा कंपनी उसे कहते हैं, मान लीजिए ए कंपनी मेन कंपनी है, यह ओरिजिन कहीं और है, भारत में यह कंपनी खोली हुई है मान के चलिए, और कुछ अन्य देश BCD 3 देश मान लीजिए, इसके यहाँ मान लीजिए इसने सब कंपनियां खोल के रखा है, और इस कंपनी को यह रजिस्टर नहीं करता है अपने यहाँ पर, यह डोनेशन दे देता है या इस प्रकार के कोई अन्य माध्यम से इसे क्या करता है, सर्विस चार्ज के तौर पर इसे यहाँ पर पैसा भेजता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के फर्जी कंपनियों को मुखोटा कंपनी कहते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। वीवो इंडिया इस दौरान भारत कंपनियों को घाटे दिखाती रही। भारत में कंपनी क्या करी, वीवो इंडिया, यह चीन की कंपनी है वीवो, और जिसका ब्रांचेज वीवो इंडिया है,
इससे ध्यान रखिएगा। वो क्या कर रही, लगातार घाटे में दिखाती थी और बचे हुए पैसे को क्या करती थी, वो चाइना के कुछ फर्मों को भेजा करती थी, जिसमें हम ध्यान रखिए वीवो इंडिया के खिलाफ आपको पटियाला हाउस जो हाउस कोर्ट है उससे विशेष पीएमएल अदालत के तहत महीने में 400 पेज का चार्जशीट दाखिल करता है और ये 75,000 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की है 31 मार्च 2021 तक। उसमें से 55,000 करोड़ रुपये मोबाइल सामान मंगाने के लिए पेमेंट किया है। बाकी 20,000 करोड़ रुपये समोआ, ध्यान रखिएगा, समोआ आइल ऑफ मैन और हांगकांग में बनाए गए कंपनियों के सर्विस के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी सर्विस है, इसने 20,000 करोड़ सर्विस के नाम पर इन कंपनियों को ट्रांसफर किया है। अब कौन सा सर्विस ये लोग ले रहा था, अब यही सब बताएगा अब ईडी को, ठीक है ना। तो ईडी को जब यह बताएगा तो समझ में आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मामला यहाँ समझ में आ गया क्या है कि वो कंपनी फर्जी तरीके से पैसे भेजा करता था, अब सर्विस के नाम पर था। सर्विस किस प्रकार का कि हमें तथ्यों की जानकारी देता होगा, कहने का मतलब एक मोबाइल बनाना है, मोबाइल में क्या इनोवेशन हो सकता है उसके लिए सर्विस देता होगा, इससे मांगता होगा, इसी के नाम पर यह इसे पैसे, मोटे पैसे देता होगा। तो यही मामला है और यह मामला कहीं संदिग्ध रूप से सामने आता है। हाँ, माना जा सकता है किसी कंपनी से टेंडर होगा 5 साल में हमें 500 करोड़ रुपया दो, हम तुमको एडवाइजरी देंगे इस कंपनी में क्या इनोवेशन करना, इस मोबाइल में क्या इनोवेशन करना, नए सिस्टम में। अब 20-20 हजार करोड़ का अगर सर्विस दे रहा है तो सोच के देखिए, इतना बड़ा तो रक्षा क्षेत्र में नहीं होता, इतना बड़ा रक्षा क्षेत्र में एक बेड़ा तक आ जाएगा। तो सोच के देखिएगा कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर लेकर यह सामने आ रहा है। तो यह सब मामले हैं जिसे आप लोग देख रहे होंगे। अब इससे संबंधित कुछ टर्मोलॉजी आप लोग को याद रखनी, जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो और ईडी की बात हो तो कुछ टर्मोलॉजी आप लोग को कवर करनी चाहिए जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग या भारत में हवाला का तात्पर्य क्या, अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना। मान लीजिए ये पैसा नहीं, 100 रुपया कमाया जा रहा है अवैध तरीके से और इस 100 रुपये को वैध रूप से बनाकर आपको जस्टिफाई कराया जा रहा है और उसका सोर्स हमेशा गलत तरीके से है, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आएंगे, या भारत में हवाला भी इसे कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन को छुपाने का एक तरीका है, ध्यान रखिएगा, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे जो प्राप्त किए गए उसे छुपाने का एक तरीका भी कहा जाता है। देखिए दोनों मामलों में आपको यह दिख रहा होगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों में निवेश में लगाया जाता है जहां जांच करने वाली एजेंसियों भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। अब दोनों मामलों आप देख रहे होंगे, सोर्स ऐसे जगह निवेश किया गया, एक जगह भूमि में निवेश किया गया, एक जगह सर्विस में निवेश किया गया सेवा के नाम पर, जहां पर जो भी मुख्य सोर्स है उसको पता लगाने में जो एजेंसियां होती है उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो व्यक्ति धन की हेरा फेरा करते उसे लॉन्डर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्डर कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया धन जो सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है, उसी के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग को हम देखते हैं। यह व्यक्ति है, मान लीजिए यह व्यक्ति है, पैसा कमाता 1,000 रुपया है अवैध तरीके से और किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से दूसरे देश में इन्वेस्ट करवाएगा, और ये पैसा दूसरे तरीके से या सर्विस के नाम पर या डोनेशन के नाम पर या इन्वेस्टमेंट के नाम पर इस कंपनी के, इस फर्जी व्यक्ति के किसी कंपनी में, किसी सोर्स में यह जमा करवाएगा। तो जिससे यह होता है कि अवैध रुपया वैध बनकर उसके अकाउंट में आएगा। और ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से निवेश की जो प्रक्रिया होती है मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में आती है। देखिए लॉन्ड्रिंग जो होते, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 चरण शामिल किए जाते हैं, 3 चरणों में देखा जाता है। एक तो जो प्लेसमेंट है उसका होगा, जो कहाँ प्लेस किया, लेनिंग कैसे किया जा रहा है, उसका जो इंटीग्रेशन या था एकीकरण कैसे किया जा रहा है। 3 बहुत महत्वपूर्ण आपको महत्वपूर्ण तत्व इसके 3 चरण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून जो है वो भी आपको ध्यान रखना, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है वो आपको ध्यान रखना है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आपको 2002 के एक्ट के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, 3 बार संशोधन किए गए, 2005, 9 और 12 में।
किया जा चुका है। 2012 में आखिरी संशोधन में आपको 3 जनवरी 2013, ध्यान रखिए 3 जनवरी 2013 के राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है और 15 फरवरी को एक कानून लागू हो जाता है। जो यह एक्ट है PMLN संशोधन एक्ट, जो है इस पर चर्चा भी हो रही है दोनों जगह। ध्यान रखिएगा, अधिनियम 2012 के तहत सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण करना, कब्जा करना या इस प्रकार से एक सेकेंड, धन का क्रिमिनल जो है, धन का क्रिमिनल गतिविधियों में उपयोग करना, यूज ऑफ पेसिस क्राइम्स के तौर पर इत्यादि शामिल किया गया है। तो आप किसी प्रकार का धन को छुपाते हैं, अधिग्रहण करते हैं, कब्जा करते हैं या धन को किसी क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल करते हैं, यह सभी मामले आपको यही संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, प्रिविलेज एक्ट है, उसके तहत PLMN ये एक्ट के तहत शामिल किया जाएगा। और यह यूपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, पीटी में भी पूछा है, मेंस में पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब एक्ट आपको काम करे। जो PML एक्ट है उसे ध्यान रखिएगा, PML एक्ट 2002 RBI, सेबी और बीमायक विकास प्राधिकरण है IRDA को के तहत इसको लाता है, इसमें शामिल करता है, इससे ताकि हम फर्मों पर जांच रख सके, निवेश पर जांच रख सके और भी सोर्स के तहत हम यह जांच कर सके कि मनी का वास्तविक नियमन कहाँ से किया जा रहा है, उसका आना और जाना कहाँ से हो रहा है। तो इस तीनों तथ्यों को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों के बीच लागू होता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी वित्तीय लेन देन वाली संस्थाएं हैं यह एक्ट उस पर लागू होता है, प्रावधान उस पर लागू होंगे। अब प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसे हम लोग ED कहते हैं शॉर्ट में, उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यह एक बहु अनुसंधानात्मक संगठन है जिसमें वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग का एक हिस्सा के तौर पर काम करता है। यह 2 विशेष राजकोषीय कानूनों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा और धन की रोकथाम अधिनियम 2002 PMLA एक्ट के तहत प्रावधानों को लागू करने का कार्य करती है। तो यह दोनों एक्ट को लागू करती है यह संस्था। यह सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों को क्या करता है, नियुक्त करता है। निदेशालय प्रतिनियुक्त पर विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्क, जो सीमा बॉर्डर में सीमा शुल्क लगाए जाते हैं वो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभाग को अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, अधिकार और शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुआयामी संगठन है जहां भूमिका निदेशालय 2 कानून लागू करता है, जिसमें हम लोग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा की बात करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हम जिसे बोलते हैं, यह एक नागरिक कानून है जो निदेशालयों को अर्ध न्यायिक शक्तियां देती है। अर्थात अर्ध न्यायिक शक्तियां कहने का मतलब है इस पर केवल कानूनी अधिकार होगा, उसको सजा का प्रावधान नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा, जांच करेगा, जांच से संबंधित जानकारियां देकर संबद्ध जो भी संस्थाएं न्यायालय के पास लाएगा। दंड देने का प्रावधान आपको न्यायिक व्यवस्था को दिया गया, जैसे विशेष सत्र होगा, विशेष न्यायालय बनाया जाएगा, या तो उच्च न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब यह निदेशालय विनिमय नियंत्रण कानून के तहत संदिग्ध उल्लंघनों की जांच और दोषी पर जुर्माना लगाने की शक्ति देता है। दूसरा एक्ट जो है धन शोधन निवारण अधिनियम, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, यह एक आपराधिक कानून है। यह कौन है, नागरिक कानून है ऊपर वाला, नीचे वाला आपराधिक कानून है। निदेशालय और अधिकारियों को अंतिम रूप से जांच पड़ताल करने, पूछताछ करने, जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से यह 2 चीजें, यहाँ पर जुर्माना इस कानून के तहत नहीं लगेगा, पर इस कानून के तहत PML कानून के तहत, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, इसके तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। अब है इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछा जा सकता है, जहां पर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए संबंधित संस्थाओं किस प्रकार से किन रूप से शक्तियां प्राप्त है, आपको यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका आंसर लिखकर आप युक्ति IAS के ऐप पर जो कम्युनिकेशन ग्रुप है वहां पर शेयर कर सकते हैं, या तो फिर आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज वाले ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर कोशिश कीजिएगा, एक्टिव मोड में सभी स्टूडेंट आकर इस आंसर लिखिएगा, 150 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा।
इस प्रकार से आपको मेंस के क्वेश्चन भी साथ में कवर होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें कवर हो गई होंगी। देखिए एक चीज है, एमओयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, केंद्र सरकार का यह बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें की गई है कि केंद्र सरकार का क्या है, मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में कि मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों के संविधान सभा में हुई बहस और कानून का हवाला देते हुए कहा कि सबको देखने में साफ होती है कि एमओयू अल्पसंख्यक संस्थान है, यह राष्ट्रीय महत्व का शैक्षणिक संस्थान है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको चीजों को अपडेट रखना है कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं, ऐसा सरकार मानती है। अब हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक घटना घटी है। केंद्र राज्य के संबंध के बीच में राज्य क्षेत्राधिकार में यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में यह टॉपिक आता है, जहां पर एक राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के संदर्भ में बात कर रहा है, उसे अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम उस संदर्भ को देखेंगे। मामला क्या है कि झारखंड में एक घटना घटी है कि झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो के अधिकारी अब किसी भी बाहरी एजेंसी कहने का मतलब राज्य के बाहर की कोई एजेंसी है, वो किसी राज्य की भी एजेंसी हो सकती है या केंद्र की भी एजेंसी हो सकती है, बाहरी एजेंसी के समन को सीधे हाजिरी नहीं होंगे। अर्थात केंद्रीय एजेंसियां उसके राज्य के किसी अधिकारी को, किसी पदाधिकारी को समन जारी करती है, जिसमें हम ईडी सीबीआई की हम बात कर रहे हैं, समन जारी करती है, तो सीधे वो हाजिर नहीं होंगे। पहले इन एजेंसियों को क्या करना, सीधे दस्तावेज या सरकारी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराएगा। अब समन जारी किया जाता है या कोई अभिलेख मांगा जाता है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, तो झारखंड सरकार अब क्या करे, सीधे इसे उपलब्ध नहीं कराएगी। वो क्या करेगी, समन प्राप्त होने के पर उन्हें सबसे पहले विभागीय प्रमुख को सूचित करना होगा। जिस विभाग से यह सूचना मांगी जाएगी या जिस विभाग के पदाधिकारी को यह समन जारी किया जाएगा, उस विभाग के प्रमुख जो होंगे उसको यह सूचना देना होगा। और विभागीय प्रमुख का दायित्व होगा कि वह बगैर देरी किए हुए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित करेगा, अर्थात ट्रांसफर करेगा 0 आवर में, कि वो तुरंत इसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय के तहत आता है, ध्यान रखिएगा, वहां पर यह सूचित करेगा, ये निगरानी विभाग को सूचित करेगा। सचिवालय एवं विभाग इस पर विधिक परामर्श लेगा और उसके बाद इस पर जो उचित कार्रवाई होगा, समन का जवाब देना है या हाजिर होना या कोई वहां पर कोई आधिकारिक साक्ष्य देना है, तो इसका अधिकार सचिवालय एवं विभाग को दिया गया। अब यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। यह बैठक कहाँ लिया गया है, राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस बैठक में ली गई है। अब है कि निर्णयों को किसी खास एजेंसी का नाम नहीं लिया गया, पर इशारा उसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के जो मान लीजिए झारखंड है और कर्नाटका कोई राज्य से कोई समन मांग रही है, तो वो वैसे भी विभागीय मांगती है, वैसे भी वो विभाग से कांटेक्ट करती है, डायरेक्ट समन नहीं कर देगी। पर केंद्र की एजेंसियां डायरेक्ट समन करती है संबंधित व्यक्ति को। तो यह ध्यान रखिएगा, यह मामला कहीं ना कहीं केंद्रीय मामलों को लेकर आता है, और ध्यान रखिएगा यह केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को प्रभावित करता है। जो आर्टिकल आपको इससे जुड़े हुए हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। केंद्र राज्य संबंध को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद लागू है भारतीय संविधान में। अब तक केंद्र और राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए कौन कौन से आपको आयोग का गठन किया गया है, और उसके रिकमेंडेशन अगर आपको याद हो तो जरूर लिखिएगा। आगे हम इस पर चर्चा फिर करेंगे, क्योंकि विवाद बढ़ा है, अभी आएगा इस पर आर्टिकल आएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा करूंगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा कि इससे विवाद क्या क्या खड़ा हो सकता है। विवाद यह होगा केंद्र और राज्य के बीच के संबंध प्रभावित होंगे। दूसरा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में केंद्रीय एजेंसियां कार्य कर रहे, उसके कार्य शिथिलता आएगी, कि उन्हें बार बार अब परमिशन लेना पड़ेगा। यह भी है कि परमिशन लेने के दौरान समय बाध्यता जो होती है वो भी बढ़ेगा। तीसरी समस्या है कि बार बार विवाद उत्पन्न होगा तो यह न्यायालय में बार बार जाएगा और न्यायालय के कार्य बढ़ेंगे, तो कार्य अतिभारता न्यायालय पर आने वाला है। तो ये 3 पार्ट है जो आपको कहीं ना कहीं इस मुद्दे से प्रभावित होगा। तो जब इस पर आर्टिकल आएगा हम उस दिन उस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे
कि राज्य की एजेंसियां कैसे कार्य करती हैं, केंद्र की एजेंसियां कैसे कार्य करती हैं, केंद्र राज्य संबंध कैसे बेहतर प्रबंधन के लिए उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और उनको कौन कौन से अधिकारों के तहत काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी आएगा तो फिर उस पर दोबारा हमें एक्सप्लेन करना ही होगा, तो वेट कर लेते एक दो दिन के लिए। आज मनी लॉन्ड्रिंग को ही आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यूएई के राष्ट्रपति के द्विपक्षीय बैठक के बाद 4 समझौते हुए। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2। तो थोड़ा सा पीटी फैक्ट देख लेना आप लोग को कि जो आए हैं मेहमान, विदेशी मेहमान आए हैं, तो वो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो शेख मोहम्मद बिन जायद हैं अल नहयान, वो भारत के प्रधानमंत्री, उनके रिश्ते बेहतर है। अहमदाबाद में रोड शो करते हैं। उससे पहले 3-4 लोगों का रोड शो हो चुका, प्रमुखों का। अभी रिश्ते हमारे इतने बेहतर है दोनों देशों के बीच कि हम 4 समझौते अभी तक किए हैं उनके बीच, ध्यान रखिएगा। और यह जो दोनों जो इससे पहले यह चौथी मुलाकात है दोनों के बीच। जैसे हम चौथी मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच होगी पिछले 7 महीने में। और फिर पुनः हम लोग दुबई में मिलने वाले दोनों राष्ट्र के प्रमुख आपको अगले महीने दुबई में मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं लगातार हमारा संबंध बढ़ा है। तो ये जो 4 समझौते हुए उस पर कौन कौन से समझौते उसको एक नज़र रखना है। एक जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है को दोहन करने के लिए निवेश से संबंधित एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है, जुड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र को सहयोग करने के लिए। तीसरा समझौता खाद्य प्रसंस्करण पार्क निर्माण के लिए, मेगा फूड पार्क के निर्माण के लिए किया गया। चौथा समझौता यूएई का कंपनी डीपी वर्ल्ड को गुजरात सरकार के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य क्या होगा, गुजरात के बंदरगाह का निर्माण करना। तो इन चारों समझौते को आप शीर्षक बना लीजिएगा, की पॉइंट आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा, गेटवे ऑफ फ्यूचर थीम वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का उद्घाटन कल किया गया। ध्यान रखिए ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया है। यह पीटी फैक्ट आपको देगा। इसमें मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेंसियोट और तिमोर लिस्ते के राष्ट्रपति जोस रोमोस भी मौजूद थे। तो आप इसको पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा। और यह 2003 से चल रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, उस समय इसका गुजरात वाइब्रेंट का शुरुआत किया गया था, जिसमें मेगा शो किया जा रहा था तकनीकों का। इसमें 125 देशों के मेहमान आपको आए हैं। ध्यान रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। और भी याद रखना है कि ग्लोबल ट्रेड शो 10-11 जनवरी को बिजनेस प्रतिनिधियों के लिए ओपन रहेगा। 12-13 जनवरी को आम नागरिकों के लिए रहेगा। ये सब पीटी फैक्ट है, जिसे देखिएगा आप लोग, कवर कीजिएगा। अब 100% कोचिंग सफलता जो देने वाले, गारंटी देने वाले कोचिंग संस्थानों होगी सख्त कार्रवाई। यह बहुत जरूरी था। मैं इस पर लगातार चर्चा करता था, पहले बातें करता था अपने जो भी सर्किल उनके बीच, कि इतना भ्रामक सिस्टम बना रखा है यह कोचिंग सिस्टम, जो सभी लोग दावे करते हैं कि मेरे यहाँ से स्टूडेंट यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, मेरे यहाँ से ही पास किया। या तो वो जो लड़का पास किया है वो बेवकूफ़ है, या बेवकूफ़ आपको बनाया, 2 ही तर्क हो सकता है। अब वो अगर 10 जगह से 20 जगह से कोचिंग में अगर पास किया तो उसकी योग्यता का स्तर समझा जा सकता है। या तो फिर जब आपको मूर्ख बनाया जा रहा है तो आप उस उपभोक्ता अदालत में ये सब शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी एस्पिरेंट पास आउट होता है उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। या तो वो स्वयं के तर्ज पर कार्य करता है, स्वयं मार्गदर्शन लेता है, या मार्गदर्शन के लिए कुछ संस्थानों से जुड़ता है। तो कुछ संस्थानों के लिए 3 स्तर पर भी जुड़ सकता है, पीटी पर, मेंस पर, इंटरव्यू पर। अब ध्यान रखिएगा इसमें अधिकतर लोग इंटरव्यू का स्तर पर देखने को मिलेंगे। जो दावे करते हैं मेरे यहाँ से 500 स्टूडेंट पास किए गए हैं, 1000 स्टूडेंट पास किए हैं, आप उनसे एक बार मांग के देखिए कि पीटी से लेकर मेंस इंटरव्यू तक उनके फोटो या वीडियो मुझे दिखाइए। बहुत रेयर संस्थान ऐसा होगा जो तीनों स्तर का दिखाएगा। अब पर स्टूडेंट की कामयाबी इन तीनों स्तर पर देखी जाती है ना, पर आकलन आप लोग उसी आधार पर कर लेते हैं कि यहाँ से 500 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट पास किया है, पर वो इंटरव्यू के लेवल पर जाकर केवल किसी संस्थान में इंटरव्यू दे रहा है, उसका वीडियो बना लिया जा रहा है, उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया जा रहा है, और आप उसी से भ्रमित हो जा रहे हैं और अपनी गाड़ी पूंजी इन संस्थानों को आप दे देते हैं, जहाँ पर कॉपी पेस्ट सिस्टम अधिक होता है, डेवलप होता है, और आपको क्या किया जाता है कि आपको
और आपके पैसे से अपना वो बिजनेस बंगलो बनाया रहता है, और आपका रिजल्ट जब नहीं होगा आप अवसादग्रस्त में होंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समाप्त करने के लिए निदेशालय, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, उसको नियमावली बनानी पड़ी, क्योंकि पिछले वर्ष यूपीएससी के रिजल्ट में जो सभी टॉप जो स्टूडेंट्स हैं उसकी दावा किया गया था कि मेरे यहाँ से पास आउट किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, और भी सख्त इस पर नियम होने चाहिए। मेरा यह पूर्णतः इस पर समर्थन है कि इस संस्थान पर, कि इस जो प्राधिकरण है उसके साथ, कि कोचिंग संस्थानों का नियमन बहुत जरूरी है। 2-3 नियमन तो बहुत जरूरी होना चाहिए कि ब्रांडिंग टीचर कहने का मतलब कोचिंग में एक ब्रांड टीचर का नाम दे दिया जाता है, पर क्लास उसके साथ नहीं कराया जाएगा। अन्य टीचरों को मौका दिया जाता है पढ़ाने का, पर ब्रांड किसके साथ किया जाता है? ब्रांडिंग टीचर के साथ। जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसमें भ्रमित हो जाते हैं, और स्टूडेंटों की भी गलती है। मान लीजिए ये व्यक्ति अपनी सफलता के उद्देश्य को बार बार बाजारीकरण कर रहा है, और उसमें स्टूडेंट फंस रहे हैं, उसमें स्टूडेंटों की भी समस्या है। आप सबसे पहले किसी भी किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने से पहले उसके फैकल्टी को पूछिए, फैकल्टी क्या है, फैकल्टी का आप बायोडाटा लीजिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके फ्री डेमो क्लास कीजिए, और सभी टीचरों का फ्री डेमो क्लास लीजिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर 2 टीचर का ही फ्री डेमो क्लास लीजिए। और उसके बाद आप वीडियो मांगिए, आपका हक है वीडियो मांगने का आपका हक है कि आप पीटी में जो शामिल हुआ उसका डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमें मेंस में दिखाइए और इंटरव्यू। क्योंकि आप गाड़ी पूंजी मान लीजिए 1,50,000 ऐसे पूंजी आप देते हैं, यूपीएससी में 1.5 लाख के आसपास, पीसीएस में 35-40 हज़ार के आसपास आप देते हैं, तो आपका ये अधिकार क्षेत्र होता है आपको यह जानने का। और जो नहीं देता है तो इसका मतलब है आप उसको मिसगाइड कर रहा है। आप स्वयं नहीं, आप अगर अपने से भी मेहनत करते हैं, लगातार छोटी छोटी चीजों को कवर करते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। देखिएगा 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, उसमें से ध्यान रखिएगा कम से कम 40-50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्वयं सेल्फ स्टडी से आपको तैयारी कर, बस वो गाइड लेते हैं क्या चीज का, किसी जैसे आप न्यूज एनालिसिस आप देख लेंगे या करंट अफेयर्स देख लेंगे, पर बेसिक एनसीईआरटी और भी सब्जेक्ट आपको वो स्वयं तैयार करते हैं, बस उसके लिए वो टेस्ट देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज आपको भी किया जा सकता है, ये सब चीज। बस बाकी चीजें तो और भी आप चीजों को ध्यान रखिएगा। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है, इधर उधर मत भटकिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर आप इसे भी देख सकते हैं, विश्व हिंदी दिवस आज है, 10 जनवरी है, तो आज विश्व हिंदी दिवस है। तो इसके लिए विश्व में इस हिंदी कानूनी शुरुआत कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर के विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। 30 देशों से अधिक जगह बनाया जाता है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का वर्षगांठ के तौर पर मनाने का शुभारंभ किया गया, तब से यह मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यह राजभाषा है, अर्थात पत्राचार की भाषा है, पत्राचार की भाषा, इसे ध्यान रखिएगा। और हिंदी दिवस में 32 करोड़ लोग हिंदी का प्रथम भाषा बताया 2011 की जनगणना में। 27 करोड़ लोग दूसरी भाषा है, यह आपको अधिक जानकारी देती है। देखिएगा ऑक्सफोर्ड शब्द ने पिछले वर्ष क्या, स्वदेशी, जुगाड़, अच्छा, सूर्य नमस्कार जैसे कई हिंदी शब्दों को अपने शब्दकोश में जगह दी है। हिंदी के संदर्भ जो हिंदी उच्चारण किए जाते हैं, 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ी जाती है, बुलाई जाती है। ध्यान रखिएगा ध्वनि आधारित भाषा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी और मंदारिन, चीन की जो भाषा है उसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आप भी हिंदी में काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिएगा आत्मघाती राह पर बढ़ता मालदीव। देखिए कुछ चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आने वाले समय में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। आप लगातार विवाद का कारण देख रहे हैं, पूरा प्रमाण आप देखते होंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच जो विवाद हुआ है वो कोलाहल कहां तक देखने को मिल रहा है।
भारत और मालदीव के बीच हालिया विवाद एक उदाहरण है जहां मालदीव सरकार कुछ मंत्रियों ने अनावश्यक टिप्पणी द्विपक्षीय संबंधों के तनाव को बढ़ा दिया। और पहले ही दिन के एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था, दायित्व तो आपका जितना बड़ा हो, आपका जवाबदेहिता उतनी बड़ी होनी चाहिए। इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी का साक्षात प्रमाण देखने को मिलता है कि एक समय बेहद करीबी रहे पड़ोसी में दुराव कैसे बढ़ता है। कुछ समय पहले गत सरकार बहुत बेहतर साझा करती थी भारत के साथ रिश्तों को, पर वर्तमान सरकार बोलती है आउट मालदीव का आउट इंडिया का कैंपेन चलाती है और प्रो चाइना होकर काम करना चाहती है। तो इसके भी देखिए, उसके अपने हित हो सकते हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्र हो अपने राष्ट्रीय हित में काम कर सकता है, पर ध्यान रखिएगा भारत के साथ रिश्ते उसके कैसे हैं यह तय कैसे कौन करेगा, यह इसके संदर्भ में अरब और जो हिंद महासागर का बेल्ट है आप उसके अनुसार तय होंगे। अब है कि चाइना आपको यहाँ है, आप रिश्ते से बेहतर इसको नेवल बेस दे रहे हैं अपने भू क्षेत्र में, अर्थात आपको यह इकोनॉमिक ट्रेड जो ट्रैप्ड है उसमें फंसा रहा है। और बाद में जैसे श्रीलंका का हाल हुआ था वैसे आपके भी हाल होगा। और भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों को हर समय मदद करता है बिना शर्त का। तो आपको भी जवाबदेह बनना होगा इस राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति जवाबदेह बनना होगा। आपको उन सभी चीजों से, समस्याओं से समाधान ढूंढना होगा जिससे हम द्विपक्षीय संबंधों से ठीक कर सकते हैं। अब कोरोना काल में जब सभी लोग मर रहे थे, तो मालदीव जैसे छोटे छोटे राष्ट्रों को भारत ने एक वेल विशेष जो गिफ्ट दिया था वैक्सीन का, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। विपत्ति में जैसे हाल ही में आपको पानी संकट हुआ था तो पानी आपको पहुंचाया गया था, मान लीजिए फिर पुनः पानी का संकट हो गया, ऐसा ना हो। मालदीव में भी बहुत से लोग हैं, मानवाधिकार के संदर्भ में हम बात करें तो मान लीजिए हम मालदीव में पुनः पानी का संकट हो गया, क्या चाइना यहाँ से आप मलक्का के खाड़ी से भेजेगा? सोच के देखने वाले मालदीव के लोगों को भी, प्रशासन को भी। अगर ऐसे कुछ आपदा आ गया तो सबसे पहले भारत ही आपकी मदद करेगा। ऐसा आपदा हो गया जिसमें हम भूकंप की बात करते हैं, सुनामी की बात करते हैं, सबसे पहले दरवाजे पर खड़ा आपको भारत मिलेगा। इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध आपको स्वयं बना के रखने होंगे। आप रिश्ते जरूर बनाइए अन्य देशों के साथ, अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाइए, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाइए, पर भारत के कंसर्न को भी आपको समझना होगा, नहीं तो आपदा के समय आप बहुत बुरे फंसोगे। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उससे अच्छे संबंध जरूर बनाए जा सकते हैं। तो अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको दोनों तरफ से आपको इनपुट और आउटपुट देने होंगे, नहीं तो समस्या आपको वही होगी जैसे पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान के साथ हम बेहतर संबंध बनाने के लिए हर कस प्रयास किए, जितना प्रयास हो सकता था, पर जब हम उसे ब्लॉक किए तो आज उसकी स्थिति देखिए, न ट्रेड हो रहा है, न बेहतर प्रबंधन उसके यहाँ हो पा रहा है, नहीं उसके यहाँ किसी प्रकार की इकोनॉमी बेहतर चल पा रही है। रीजन उसके पीछे है कि सबसे बड़े बाजार को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। चाइना बाजार है, पर चाइना में एक प्रो चलता है कि अपने गुड्स को महत्ता देता है। वो इस चीज को समझिए, आपसे बिजनेस करेगा, वो आपको वित्तीय लेन देन करेगा, पर आपको कर्ज देगा, आपको बहुत सी चीजें करेगा, पर वो क्या नहीं करेगा, वो आपके ट्रेड को अपने देश में हावी नहीं होने देगा। और आपका जब माल इसके यहाँ नहीं बिकेगा, आयात निर्यात बेहतर नहीं होगा, तो जैसे आपके वस्तु वहां जाके नहीं बिकेगा, आप ट्रेड कैसे करिएगा, आपके पास आय कैसे सृजन होगा। यही सबसे बड़ी समस्या चीन के साथ है। भारत के साथ क्या होता है, भारत दोनों तरफ से इनपुट भी देता है, आउटपुट भी देता है, जिससे आप दोनों जीवित रह सके। इस समस्या को समझने का संदर्भ को समझिएगा। तो पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा बुरा हाल हुआ कि उसके पास बाजार की ही कमी हो गई। अगर वस्तुओं की लेन देन बड़े बाजार में होता, सस्ते बाजार में होता, तो आपके यहाँ आय का सृजन लगातार होता रहता, और आय का सृजन अर्थात देश में गतिविधियों का सृजन लगातार होता, जिससे आप अन्य गतिविधि कर सकते थे। तो यह सबसे बड़ी समस्या आपको समझनी होगी कि किसी देश पड़ोसी मुल्क के साथ, और वो भी सबसे बड़ा बाजार के रूप में है, वो उससे आप रिश्ते खराब करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आपके ही संदर्भ में देखने को मिलेगी। तो इस चीज को समझिएगा। आगे हम बात करेंगे जो भी हुआ, घटनाकरण हुआ, उसके बाद जो मंत्रियों को हटाया गया, बॉयकट मालदीव्स
की हैशटैग चलाया गया वर्तमान सरकार के द्वारा, तो ये सब चीज घटना हुई तो भारतीय पर्यटक क्या हुए, मालदीव दौरे को रद्द करना शुरू कर दिए। और पर्यटन से ही लगभग 26% उसका आय मालदीव का यह पूरा करता, कुल जीडीपी का 26% लगभग पूरा करता है। तो यह कहीं ना कहीं समस्या, और सबसे ज्यादा मालदीव जाने में भारतीयों का योगदान है। तो अभी हाल में देखे होंगे कि चीन के दौरे पर जब मालदीव के राष्ट्रपति हैं तो चीन के लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, कहाँ आइए, मालदीव आइए। अरब कंट्रियों को पैकेज दे रहे थे 25 दिसंबर और जनवरी में, पैकेज स्पेशल फैमिली पैकेज दे रहे थे अरब देशों पर। उनका यही हुआ कि कोई आया नहीं, लगभग 3 लाख से अधिक भारतीय वहां गए। तो ध्यान रखिएगा, आपके बाजार में आपका जो बाजार क्रिएट किए हुए पर्यटन का, उसका उपभोक्ता कौन है सबसे ज्यादा, तो उपभोक्ता सबसे ज्यादा भारत है। तो भारत के साथ रिश्ते आपको कमोवेश आपको बेहतर रखने होंगे, नहीं तो समस्या आपके साथ यही होगा। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, जब मालदीव की सरकार बनी थी पिछले विदेशी दौरों पर, कि लगातार भारत आने के कॉन्सेप्ट थे। जैसे बांग्लादेश की सरकार देखने को मिलता है कि लगातार भारत आता, नेपाल का भी देखा जाता है कि लगातार वो पहली सरकार बनती विदेशी दौरों में तो प्रिविलेज देते हैं भारत को। हालांकि नेपाल में भी कुछ घटना घटी थी, वो बीच में चाइना और इधर उधर जाने लगे थे, फिर उन्हें समझ में आया नहीं कि पड़ोसी हमारा जो भारत है वो हमें विपत्तियों में समझाता है, हमें विपत्तियों में क्या करता है, बेहतर चीजें करने को बोलता है कि कैसे राष्ट्र बना के रखा जा सकता है, राष्ट्र को राष्ट्रीय हित संप्रभुता के संदर्भ में कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो भारत के साथ वो बेहतर संबंध स्थापित किया। पर इधर देखने को मिलता है कि मालदीव सरकार क्या किया कि चाइना दौरा शुरू कर दिया। उससे पहले वो कहाँ जाता है, आपको मालदीव सरकार उससे पहले आपको ध्यान रखिएगा, इसे तुर्की जाना चाहा, जहां पर भारत के साथ रिश्ते उसके भी बेहतर नहीं है। तो देखिए, आप एंटी वर्क कीजिएगा ना, और आपको जब कोई राष्ट्र बिना शर्त का मदद कर रहा, हमेशा, आज से नहीं, हमारा इतिहास शुरुआत से कि बिना शर्त हम लोग मदद करते आए हैं, आपदा के संदर्भ में या बहुत सी चीजों को लेकर उन्हें हम पैकेज भी देते हैं। अगर आप इसके मर्म को नहीं समझिएगा कि इंडिया का मर्म क्या है, और आप उसके विरुद्ध जाके काम कीजिएगा, तो किसी राष्ट्र को भी बुरा लगेगा ना। इस चीज को मालदीव को समझना चाहिए। तो सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति विदेशी दौरे भारत आते थे, पर वो दिसंबर में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव अनुपस्थित रहा, जो हाल ही में कॉन्क्लेव किया गया था। मुइज जो सरकार है, फैसला लिया कि मालदीव भारत के साथ उस समझौते का नवीकरण नहीं करेगा जो भारत के मालदीव के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की गुंजाइश प्रदान करता है। यह भारत की दूरी बढ़ाने का साफ संकेत देता है। अब हाल में ध्यान रखिएगा, तुर्की में भूकंप आया था, याद है, तुर्की में भूकंप आया था। भारत और तुर्की के संबंध उतने बेहतर नहीं है जितने होने चाहिए, फिर भी भारत ने अपनी मानवीयता दिखाते हुए उसे भूकंप में राहत सामग्री भेजा था, और एनडीआरएफ की टीम भेजी थी। तो इससे सॉफ्ट नीति जो भारत की, उसकी प्रशंसा विश्व में की गई थी। तो तुर्की ने भी इसकी प्रशंसा की थी, पर कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही भूकंप की आपदाएं समाप्त होती है, वो नॉर्मल होता है, तुर्की फिर भारत के संदर्भ में अपनी जो जहरीली बातें हैं उगलना शुरू कर देता है। तो यहाँ समस्या समझिएगा कि भारत हमेशा सॉफ्ट नीति के तहत समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहता है। अगर आप उसे मजबूर करेंगे तो ऐसे ही बेसल अपने आपके आसपास अपनी चुनौतियों को वो क्या करेगा, मजबूत करना शुरू करेगा, और आप कहीं ना कहीं उसके फील्ड से बाहर हो जाओगे। आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ सीधा सा समुद्र में बड़ा सा व्हेल जो मछली है वो चलती है, याद होगा आपको, देखे होंगे आप लोग, बड़ा सा व्हेल मछली जो है वो चलते, तो उसके नीचे नीचे छोटी मछली चलती है। व्हेल इसको कभी नहीं खाता है, और इसके खाए हुए सोर्स को जरूर ये प्राप्त कर जीवित रहता है। अब इसको इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि इससे 2 फायदे होते हैं छोटे मछली को। एक तो वो शिकार स्वतः मिल जाता है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरी, उसे हमेशा यह स्वाभिमान या वो उसे आत्मरक्षा प्राप्त होता है कि इस पर कोई हमला नहीं कर सकता है, कोई अन्य बड़ी मछली। जब तक व्हेल नहीं जिंदा है तब तक इस पर कोई हमला नहीं करेगा। ऐसे ही अमेरिका नीति अपनाता है। अमेरिका के नीचे बहुत से राष्ट्र कार्य करते हैं, वो अमेरिका उसको प्रश्रय देता है। उसके साथ खड़ा होने का मतलब है कि आप
उस राष्ट्र का एक प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हो। ऐसे ही भारत अपने सारे पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है हमेशा हर विपत्ति में। इसलिए ध्यान रखिए, हर क्षेत्र में आपको भारत के संदर्भ में चीजों को देखना होगा। आपके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आप संबंध बनाओ, ठीक है ना, संबंध जरूर बनाओ, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसके लिए आप उन नीतियों का अनुसरण मत करो जिससे भारतीय हित प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय हित प्रभावित होंगे तो फिर आपको इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी और हमारे व्यापारिक संबंध बिगड़ेंगे, हमारे राजनयिक संबंध बिगड़ेंगे, फिर आपको पाकिस्तान जैसी हालात गुजरने होंगे। तो ये सब सारे मुद्दे को आपको ध्यान में रखने होंगे। देखिए, नीति आयोग के अपशिष्ट जल उपचार पर प्रश्न पर एक प्रोत्साहित करने के लिए उपचारित अपशिष्ट जल व्यापार अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। इसको आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। पेपर कटिंग आपको मैंने सेंड करूंगा अभी थोड़ा देर के बाद, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे लोग को पेपर वहीं से प्राप्त होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाके युक्ति IAS टाइप कीजिएगा, आप हमें वहां पाइएगा। और लिंक आपको दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सब चीजों को। चलिए, अब न्यूज बहुत हो चुका है, एनालिसिस हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, यह आप दूरसंचार क्रांति का बदलाव, आप इसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि समय अब कम होगी, ज्यादा हो गया है, तो हम इस पर चर्चा फिर कभी कर लेंगे। कुछ PT फैक्ट है, उसे आप लोग देख सकते हैं। FTA का जो चर्चा है लगातार भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहा है। यह 15 दिसंबर को शुरू हुआ था लास्ट, आपको 13वें दौर का, 14वें दौर का यह बुधवार से स्टार्ट होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। कुल 22 दौरे होंगे, उसके बाद हम लोग FTA करेंगे। फिर लगातार तीसरे साल नरम रहेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था, तो विश्व बैंक के द्वारा आपको एक डाटा दिया गया है, तो इस डाटा को देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और भी PT फैक्ट नीचे है, जैसे आपको नीचे आ जाएंगे। गैब्रियल एटल बने फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, और साथ में यह बने हैं पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी। तो PT फैक्ट आपको कवर कर लेना है। लास्ट में एक आपको पुरस्कार दिया गया है, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये देख लेना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है, इसे देख लेना है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी देख लेना, क्योंकि PT फैक्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। और एक लास्ट PT है कि 22 मार्च से होगा IPL की शुरुआत। तो यह IPL 16वें सत्र आयोजित 16वां IPL आयोजन होगा, 22 मार्च से शुरू होगा। तो आप इसे जरूर देख सकते हैं PT फैक्ट के तौर पर। तो चलिए, फिर कल मिलेंगे। आप लोग जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को बताइए कि युक्ति IAS आप लोग के लिए क्या लेकर आया। धन्यवाद, जय हिंद।